गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपका चैप्टर 2 जो है 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। आज हम चैप्टर 1 का जो है रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में मेरा पहला टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का, जिसमें मुश्किल से जो है 5 मिनट में आप लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को अगर नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो एक छोटे से सवाल के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप लोग भूले हैं कि आपको याद है। अगर क्वेश्चन आ जाए 625, सॉरी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 75 और 125 का आपको एचसीएफ बताना है, कितना आएगा। और तरीका क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। सभी बच्चों को सॉल्व करके जो है अपना जो है क्या दिखाना है, कॉपी दिखाना है। चलिए, ये रिवीजन क्लास है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करके अपना आंसर का कॉपी दिखाएंगे। पहले चैप्टर से कहीं से भी कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं, फिलहाल मैं रिवीजन करा रहा हूं। चल, सभी बच्चे इसे सॉल्व करके अपना कॉपी दिखाएंगे। 75 और 125 का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तय मसर। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 75 और 125 का आपको एचसीएफ निकालना है। 75 और 125 निकल गया। ठीक है, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दीजिए जल्दी से। बाकी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर भी बता सकते हैं। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, दिखाई। थोड़ा सा और दूर कीजिए, सही है, और दूर कीजिए थोड़ा सा, बहुत पास में कर दिए, थोड़ा सा और बैक कीजिए। हाँ बस बस, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट में देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए वेरी गुड। इनका भी मैं देख लूं, बहुत अच्छा, सभी बच्चे दिखा रहे हैं, वेरी गुड। सर देख लीजिए। हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपका ही देख रहा हूँ। मेरा भी देख लो। हाँ सही है, वेरी गुड, 5 5, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अब मैं बता देता हूं, आप लोग एकदम सही किए हैं, कैसे करेंगे एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, पहले हम 75 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर हम 125 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो कौन सी वो छोटी अभाज्य संख्या जिससे 75 पूर्णतः विभाजित है, तो 2 से तो है नहीं, लेकिन ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले हम 3 से लेके जाएंगे। कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ बच्चा 1, 3 5 15, 3 बार में चला गया। अब ये 25 किससे जाएगा, 5 से, तो 50 25, और 5 किससे जाएगा, खुद 5 से जाएगा, 5 एकम 5। ऐसे ही 25 का निकालिए, ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25। अब 25 किससे जाएगा, 5 से जाएगा 5 बार में, और 5 खुद 5 से जाएगा, 5 एकम 5। यानी हमने जो है 75 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और 125 का निकाल लिया। तो यहाँ लिख देते हैं 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 5 का स्क्वायर, और 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, यानी 5 को 3 बार गुणा में लिखिए या 5 का पावर 3 लिख दीजिए। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, तो क्या करते हैं, एचसीएफ में छोटी घात वाला, छोटा घात वाले को लेते हैं, जो दोनों में होता है, छोटा घात लेते हैं। कौन सा घात लेते हैं, छोटा घात लेते हैं, जिसकी पावर छोटी होती है। तो बताइए ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि 75 में भी और 125 में भी है और सब घात छोटा। तो 5 का पावर 2 है और 5 का पावर 3 है, तो इसमें से छोटा घात किसका है, 5 का पावर 2 का। तो 5 का पावर 2 यानी कि 25 जो है इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को।
क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। छोटे घात को लेते हैं एचसीएफ में। चलिए, तो ये तो आपने एचसीएफ निकाल दिया। अगर मैं कहूं कि इसी का आपको एलसीएम निकालना है, इसी क्वेश्चन का आपको एलसीएम निकालना है, तो ये तो एचसीएफ हो गया। अगर मैं कहूं इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा बताइए? सर 375। बाकी बच्चे भी कीजिए, बाकी बच्चे भी, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी चेक करेंगे किनका सही है किनका गलत है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, हम बड़ी घात लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, हम बड़ी घात लेते हैं। तो अब 5 के पावर 3 और 5 के पावर 2 में किसे लेंगे, बड़ी घात लेंगे, यानी 5 के पावर 3 को लेंगे। क्या लेंगे, अब हम 5 के पावर 3 को लेंगे। मैं नीचे कर रहा हूं इसको। एलसीएम में क्या करेंगे, बड़ी घात को लेंगे, तो 5 के पावर 3 को लेंगे, ठीक है, और जो बच जाता है उसे भी लेंगे, तो 3 बच गया तो 325। ठीक है। तो 5 का पावर 3 का मतलब क्या है, 50 25 25 बचे 125, और 125 में 3 से गुणा करना है। गुणा कीजिए, 3 बचे 15, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 एकम 3, तो कितना आ गया आंसर, 375। बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, मैंने एक बार दोबारा से रिवाइज करा दिया कि किसी भी दो संख्याओं का कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं और कैसे एलसीएम निकालते हैं। क्लियर है? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा पूछिएगा जरूर। तो एक क्वेश्चन और दे दूं, करेंगे सभी बच्चे? सिंपल सा क्वेश्चन। यस सर। चलिए, तो रिवाइज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक रिवाइज करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आ जाए अगर 625 और एक क्वेश्चन आ जाए 125, इसका आपको एचसीएफ बताना है। 625 और 125 का एचसीएफ बताइए। कॉपी पे निकाल के दिखाना है, शॉर्टकट नहीं, कॉपी पे बना के कैमरा ऑन करके दिखाना है। सर हो गया। कैमरा ऑन करके दिखाइए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा राइटिंग भी है आपकी, वेरी गुड। इसको ऐसे पलट दीजिए, उल्टा आप दिखा रही हैं, ऐसे पलटिए। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा और साइड कीजिए, हाँ, थोड़ा सा और आगे को मोबाइल ऊपर कीजिए, मोबाइल ऊपर कीजिए, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, बस। वेरी गुड, एकदम सही है आपका आंसर, वेरी गुड, एकदम सर सही मेरा है। भी हो गया। आप भी दिखा दीजिए कैमरा ऑन करके जल्दी से। देखिए, रोहित का भी हो गया, वेरी गुड, रोहित ने भी सही किया है, आपका भी सही है, बहुत अच्छा। आपका कैमरा इतना अच्छा नहीं है बट मुझे दिख गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो एचसीएफ निकालनी है तो थोड़ा सा इसका एलसीएम भी निकाल लीजिए सभी सर बच्चे। मेरा भी हो गया। अब एलसीएम निकालिए सभी बच्चे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। अनु का भी आ गया, वेरी गुड। एलसीएम भी निकालिए सभी बच्चे। रजनी का भी आ गया, वेरी गुड। एलसीएम भी निकाल दिया आप लोग, बहुत सर फास्ट, एलसीएम दिखा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही फास्ट हैं जी आप लोग। चलिए, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 625 का भी और 125 का भी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 625 पूर्णतः विभाजित है वो है 5।
तो 5 से लेके जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। अब ये किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25। अब 25 5 से ही जाएगा और 5 खुद 5 से ही जाएगा, ठीक है। 25 किससे जाएगा? तो ये भी 5 से जाएगा, 25 25 125 और 25 भी 5 से ही जाएगा, तो ये एकदम सरल था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 625 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिल गया? 5 का पावर 4 और 125 का जो है हमें घात कितना मिल गया? 5 का पावर 3। तो अब अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे? छोटे वाले घात को लेंगे, तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 5 का पावर 3 और जो एलसीएम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 5 का पावर 4 बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। तो 5 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 125, ठीक है, और 5 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 625, ठीक है। तो एलसीएम होगा 625 और एचसीएफ होगा 125। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो ये हमारा रिवाइज हो गया एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम लोग करते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना? ये तो एक ये रिवीजन करना था। चलिए अगले टॉपिक पे चले ना। चलिए सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। अगला टॉपिक हम रिवाइज करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में संबंध को लेकर। यानी कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे और एचसीएफ एलसीएम का गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर आता है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं आपको यहां पे कहूं, एक सेकेंड, जैसे मैं आपसे कहूं कि पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या है 6 और इसका एलसीएम दे रखा है आपको 30, ठीक है। तो आपको एचसीएफ बताना है कि क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी, 1 सर 1। कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। देखिए कोशिश कीजिएगा तभी आपको आएगा, कोशिश करना है सभी बच्चों को। अब कोशिश कीजिएगा तो सभी बच्चों से सॉल्व होगा जरूर। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो एकदम सही आंसर किया है आप सभी लोगों ने कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से गुणा करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होगा। 1 में गुणा करेंगे 30 और इसको गुणा करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। यानी कि आपको ये रिलेशन याद है, ठीक है। अब मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं तो आपको उसे करना है सिंपली, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देता हूं और आप लोगों को करना है। बात समझ में आया? क्वेश्चन में दूं, तैयार है आप लोग करने के लिए? एक बार यस सर। चल, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को करना है। बस 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, बस 1 मिनट का, ठीक है, बस 1 मिनट। चलिए देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहली संख्या जो है, ठीक है, पहली संख्या अगर मैं आपसे कहता हूं कि 306 है और दूसरी संख्या अगर मैं आपसे कहता हूं 657 है, ठीक है, और एचसीएफ जो है इसका कितना दे रखा है? 9, तो आपको एलसीएम बताना है कितना होगा। अगर एचसीएफ 9 है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, तो एलसीएम कितना होगा? बताइए निकाल के, एलसीएम कितना होगा? सभी बच्चों को सॉल्व करके बताना है। एचसीएफ 9 है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, आपको एलसीएम निकाल के बताना है।
सर हमारा हो गया। बड़ी जल्दी हो गया जी। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी चेक करेंगे इनका आंसर सही है कि गलत है। बाकी बच्चे भी कीजिए, इनका तो आ गया, बाकी बच्चे चेक कीजिए आप लोग का क्या आंसर आता है। इनका गलत भी हो सकता है, तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम जल्दबाजी नहीं करना, आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। चलिए, तो सभी बच्चों ने क्या किया है, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम हमें पता नहीं है, बराबर इन दोनों को गुणा कर देंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 जो यहाँ पे गुणा हो रहा है भाग लग जाएगा, 306 गुने 657, बट्टे में क्या आ जाएगा 9। अब 9 से इसको कटाइए सभी बच्चे, 9 से अगर इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 9 सत्ते 63 और 9 त्रिया 27, 73 बार में कट गया। तो 306 गुने 73, अब 306 में अगर 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22,338। तो एलसीएम कितना आ गया, 22,338। क्लियर है ना सभी बच्चों को। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ठीक है, एकदम सर आराम। हाँ, मेरे को कुछ पूछना था। क्या कुछ पूछना है। पूछिए। सर जो बच्चे 8:30 बजे क्लास लेते हैं वो मतलब स्टूडेंट लिस्ट में आते हैं? किस में आते हैं, 7 स्टूडेंट में? हाँ आते हैं, ओके सर, यही पूछना था। एकदम आते हैं। चलिए आगे देखिएगा, एक छोटा सा सवाल और देता हूं इसी पे आधारित। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि 124, ठीक है, तथा 148 का एचसीएफ जो है 4 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा आपको बताना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। यदि 124 और 148 का एचसीएफ 4 है तो एलसीएम क्या होगा, बताइएगा। एकदम उसी नियम का फॉलो करेंगे जो नियम आपने पढ़ रखा है। आप पुराने नोट से देख के आंसर बता रहे हैं क्या, जाट नाम से जो बच्चे हैं, आप पुराने आंसर को देख के आंसर बता रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे चीटिंग करेंगे तो काम चलेगा। सॉल्व करना है अभी के अभी, कॉपी दिखाना है सॉल्व करके, ठीक है? इतना जल्दी से गुणा नहीं होता है, समय तो लगेगा। सर मैंने कर लिया, देख लो। हाँ, कैमरा ऑन करके दिखाइए तो जिन बच्चों ने कर लिया है जल्दी से, सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाइए। वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे अपना अपना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी बच्चे दिखाइए। वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था कि एलसीएम क्या होगा निकालना है। तो आपने पढ़ रखा है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है पता नहीं है, तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे, गुने एचसीएफ कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बराबर पहली संख्या अगर हम 124 को ले लेंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 148 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहां से अगर हम
एलसीएम बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 यहाँ गुना हो रहा है तो इधर में भाग लगेगा, 124 इंटू 148 बट्टे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 से इसको कटाइए जल्दी से सभी बच्चे, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4। अब 31 में गुना करना है 148 से, सभी बच्चे गुना करके बताइए 31 में 148 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 31 में गुना करेंगे 148 से तो कितना आएगा, 4588। 4588, एकदम सही जवाब है, 4588 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। किसी को कोई बच्चे को कोई डाउट है? अगर डाउट अगले कंसेप्ट पे चलें जल्दी से। यस यस सर। एकदम सिंपल है ना, चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा। हाँ बताइए। बोल रहे हैं ना, 4 को 148 से भी तो भाग दे सकते हैं, काट सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप 124 को काटिए या 148 को, बात एक ही है, आपकी इच्छा जिसे काटिए, ठीक है, किसी से काटिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर दीजिए, फिर नए कंसेप्ट पे चलेंगे, ये इस पे आधारित लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं कह रहा हूं कि यदि, ठीक है, यदि 50 तथा बी, ठीक है, 50 तथा बी का एलसीएम कितना है, 200 है, कितना है, 200 है, 1 मिनट ऐसे लिखिएगा, एलसीएम कितना है, 50 और बी का एलसीएम जो है 200 नहीं 250 है, ठीक है, कितना है, 250 है, और उसका एचसीएफ जो है, उसका एचसीएफ जो है अगर 20 है, ठीक है, तो बी का मान क्या होगा, तो बी का मान क्या होगा, बताइएगा। यदि 50 और बी का एलसीएम 250 है और उसका एचसीएफ 20 है तो बी का मान क्या होगा। देखिए अब आप लोग गलती करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो, अब आप लोग गलती करेंगे, अगर जल्दबाजी करेंगे तो आराम से कीजिएगा तो गलती नहीं होगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, आराम से कीजिए। सर 100। अभी चेक करते हैं। जी 100 का जोड़। चलिए देखिए, तो आपने फिर फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है आपने, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पहली संख्या का गुणा और दूसरी संख्या का गुणा किसके बराबर होता है, इनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहली संख्या अगर हम 50 को मान लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी बी हो जाएगी इक्वल टू, एलसीएम कितना दे रखा है 250, ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है 250 और एचसीएफ दे रखा है 20। तो यहां से अगर हम बी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, 250 गुने 20 बट्टे में 50, और 50 से इसे कटाते हैं, देखिएगा 0 से 0 कट गया, अब 5 से 25 कट गया 5 बार में, और 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी बी का मान कितना हो जाएगा। आप सभी बच्चों ने एकदम सही निकाला है, एक बच्चे ने 1000 लिखा है, 1000 नहीं होगा 100 होगा, एक बच्चे ने नहीं, 2 बच्चे ने 1000 लिखा, 100 होगा। बीच में अगर 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 पचे 100 होता है ना। क्लियर है सभी बच्चों को, तो ये वाला कंसेप्ट भी आप सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़े अगले कंसेप्ट पे। यस सर। किसी बच्चे को डाउट होगा पूछ लीजिएगा, डाउट मन में नहीं रखना है, कहीं पे डाउट होगा पूछ लीजिएगा। चलिए नो सर कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो √5 को अपरिमेय संख्या साबित करना है, पिछले क्लास में इसको मैंने सॉल्व कराया था कि नहीं, कि होमवर्क दिया था आप लोगों को करने के लिए। सर होमवर्क दिए थे। चलिए होमवर्क दिखाइए जल्दी से सभी लोग, इसके बाद इसको अभी सॉल्व करेंगे। होमवर्क दिखाइए सभी बच्चे, अब इसे सॉल्व करेंगे, रिवीजन आपका हो गया, अब इसी को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग काफी अच्छा कर लिए हैं, ठीक है। चलिए कोई होमवर्क नहीं बनाया है,
एक भी बच्चे ने नहीं बनाया, गलत बात है। एक भी बच्चे सर रुको, मैंने किया पर थोड़ा सा रह गया। से थोड़ा सा रह गया, मतलब आ नहीं रहा था कि बनाया नहीं आपने? सर किया नहीं है। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे सर मैंने कर रखा है। दिखाइए कैमरा ऑन करके। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बच्चा जिन्होंने कर रखा? वेरी गुड, अनु ने भी कर रखा है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाइए। चलिए अब मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को एक बार बता देते हैं ताकि ये एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है, ठीक है? बाकी चीजें हमने कर लिया था। देखिए कैसे करेंगे इसे, तो मैंने कहा था कि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और आपको कहे कि अपरिमेय संख्या साबित कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसके उल्टा मान लेंगे इसे। तो हम कहेंगे कि √5 क्या है, माना कि √5 जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बहुत मोटा चल रहा है ना पेन, इसको पतला करते हैं। माना कि √5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है? आज जब ये परिमेय संख्या है यानी कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर a/b या p/q, जो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं a/b लिख देता हूं, ठीक है? a/b लिख देता हूं, ठीक है? a/b हो गया। अब अगर मैं कहूं वर्ग करने पे, इन दोनों को वर्ग करने पे, तो वर्ग करने पे पहले से यहाँ पे ये चीज आपको पता रहना चाहिए कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो b है वो 0 नहीं हो सकता है। और दूसरा शर्त क्या है यहाँ पे, दूसरा शर्त क्या है कि यहाँ पे जो सार्वगुणनखंड होगा वो 1 होगा। इसकी पहचान है, क्या होगा, 1 होगा, ये आप लोग को पता है। तो अगर वर्ग करते हैं दोनों को, वर्ग करने पर, दोनों को क्या करेंगे, वर्ग करने पे, तो वर्ग करेंगे तो √5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे a/b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए √5 का पावर कुछ नहीं, अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का पावर 1/2 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुणा हो जाता है, आप लोग जानते हैं। a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, अब b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 गुने में 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए 5 बराबर यहाँ पे आ गया कितना, a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे यहाँ से पूछूं, सिंपल सा सवाल आप लोग को बताना है, अगर मैं यहाँ से पूछूं, क्या पूछूं कि b स्क्वायर बराबर क्या होगा, b स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बताइए आप। a²/5। वेरी गुड। बाकी बच्चे समझ गए ना, इसके तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 5b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, और जब इससे हम यहाँ से केवल b स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, तो a स्क्वायर बट्टे में 5 आ जाएगा। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, तो आपने एक प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3, और वो प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि अगर ये 5 से, अगर a स्क्वायर जो है यहाँ 5 से विभाज्य है, दिख रहा है, ये 5 से क्या है, a स्क्वायर विभाज्य है, a स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, ठीक है? तो अगर विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। और ये कौन सा प्रमेय था, प्रमेय 1.3। क्लियर है सभी बच्चों को, ये प्रमेय आप लोग को याद आ रहा है? यस सर। अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे मैं आपसे अगर कहता हूं कि 5 का स्क्वायर जो है अगर वो 5 से विभाज्य है, ठीक है, 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है, तो इसका जब हम वर्ग निकालेंगे यानी 5 भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ऐसे ही आप और लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे 81 जो है अगर 3 से विभाज्य है, 81 अगर 3 से विभाज्य है, तो 81 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सभी बच्चों को? तो ये प्रमेय आपने पहले से पढ़ रखा है, ये प्रमेय जो है आपने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम केवल क्या करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, यहाँ से हम केवल लिख देंगे प्रमेय 1.3 से,
यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। ठीक है, कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। यानी कि ए अगर 5 से विभाज्य है, यानी सिंपल सी बात है कि ये जो ए होगा ये हमेशा 5 के मल्टीपल से क्या होगा, विभाजित होगा। ये ए जो होगा 5 के मल्टीपल से यानी गुणा से क्या होगा, हमेशा विभाजित होगा। सिंपल सी बात है। तो ए बराबर 5m हो गया। अब इसी ए बराबर 5m को हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे में, यहाँ पे सीधे लिखेंगे कि a बराबर 5m को समीकरण 1 पे रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पे, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा, 5m का द होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे में 5 आ जाएगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा, और m है तो m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में क्या है 5 है तो 5 है, और 5 से 25 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, 5 25। यानी यहाँ अगर हम इसको और नीचे करें थोड़ा सा, यहां से क्या निकल गया, बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, और यहां से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि m स्क्वायर बराबर क्या होगा तो आप कहोगे कि बी स्क्वायर बट्टा में 5 होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? नो सर। अगर किसी बच्चे स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में 5m, फिर ये स्क्वायर कैसे हो गया? यहाँ पे मैंने कहा ना समीकरण 1 में रखने पे, यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, a का स्क्वायर है और a बराबर 5m रखेंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समीकरण 1 आ गया ना? यस सर। ठीक, चलिए तो अब यहां से फिर परमेय 1.3 आएगा, और परमेय 1.3 फिर क्या कहेगा, परमेय 1.3 से फिर से यहाँ पे देखिए 5 से, यानी कि बी स्क्वायर जो है, यहाँ पे बी स्क्वायर जो है क्या है, 5 से विभाज्य है। दिख रहा है ये आप लोगों को, विभाज्य है, तो सिंपल सी बात है कि बी भी जो होगा क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने जो कल्पना किया था यानी जो आपने माना था वो तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर आप समीकरण 1 और 2 को एक साथ देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, अगर समीकरण 1 और 2 को एक साथ देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी 5 से विभाज्य है और ए भी 5 से विभाज्य है, और हमने अभी अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए कि ए और बी जो है क्या है, सार्वगुणनखंड है, मतलब कि 1 है, यानी कि इन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ए 5 से भी विभाज्य है और जो है बी भी क्या है, 5 से विभाज्य है, यानी कि ए और बी का सार्वगुणनखंड क्या हो गया, ए और बी का, यहाँ पे ए और बी का सार्वगुणनखंड क्या हो गया, सार्वगुणनखंड जो है क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो हमारा माना हुआ जो चीज था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे कि हमारी कल्पना जो है, हमने जो माना था या फिर हमारी कल्पना जो है गलत है, हमारी कल्पना गलत है, यानी कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, प्रीमय संख्या है। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपको लिखने का, कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, मैं एक बार में कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को ये दिखे। अभी दिखा आप लोग को एक साथ? तो ये √5 आए तब भी यही नियम, √3 आए तब भी यही नियम, √7 आए तब भी, √11 आए तब भी, कोई भी रूट में आ जाएगा, इसी तरीके से इसको साबित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन में एक बार दिखा देता हूं थोड़ा सा। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जब √5 परिमेय संख्या है तो a बट्टा b लिख देंगे, a बट्टा b, और दोनों तरफ वर्ग करने पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर हो जाएगा। और मैं पूछूंगा परमेय 1.3 का प्रयोग करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बट्टा 5 आ जाएगा। आज जब परमेय 1.3 का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा कि a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। दिख रहा है?
यानी कि ए भी जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये आपको लिखने का तरीका है। तो पहले ये सारी चीजें लिखेंगे, इसके बाद अगला पेज देखिए। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम ए को 5m क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ए जो है हमेशा 5m के यानी मल्टीपल से जो है क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ए बराबर 5m को हम समीकरण 1 में यानी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ए बराबर ए स्क्वायर बटा 5 में हम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए की जगह पे 5m रखेंगे तो 5m का द होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25m स्क्वायर बट्टे में 5 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बट्टा 5 आ गया। अब यहाँ से 5 से 25 कटा देंगे तो 5m स्क्वायर आ गया। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5m स्क्वायर बट्टा में कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर मैं पूछूं कि m स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर क्या होगा, तो m स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 5। और फिर आप प्रमेय 1.3 का उपयोग कीजिएगा तो आप लिखेंगे कि बी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए बी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो ये आपका दूसरा पेज का सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लास्ट में लिखेंगे क्या, कि ए और बी दोनों जो है 5 से विभाजित है, ए और बी दोनों 5 से विभाजित है, अतः ए और बी का सार्वत्रिक गुणनखंड कितना है, 5 है, ठीक है। अतः ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या के लिए क्या होता है, 1 सार्वत्रिक गुणनखंड होता है। तो हम लिखेंगे कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमें एक गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी बात ऐसे आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। क्लियर है। तो मैं इसका सॉल्यूशन वाला पेज दिखा देता हूं, कैसे करना है आप उसको कर लीजिएगा। ये इसका सॉल्यूशन पेज है, क्लियर है। ये सारा सॉल्व करने के बाद लास्ट में इतना आपको लिखना रहता है। हेलो सर, अगर यहाँ पे √8 आ जाए तो, √1 आ जाए तो सेम तरीका, √1 को भी ऐसे, √1 तो परिमेय संख्या है ना जी, सर √8 8 √8, ठीक है। अगर यहाँ पे √8 आ जाएगा तो एक बात बताइए, इसका हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2, 2 चौका 8, और 4 का क्या होता है, 2 दूनी 4। यानी कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इसमें से 2 और 1 2 तो बाहर आ गया, अंदर में 1 2 रह जाएगा, यानी 2√2 आ गया, यही आएगा ना। 8 बराबर हम इसको इतना लिख सकते हैं, ये बताइए। यस सर, लिख सकते हैं। तो अब इसी तरीके का ये क्वेश्चन हो गया, 3√2 आ जाए या फिर आपने जो कहा कि 2√2 आ जाए, तो कैसे साबित करते हैं, यही आपका सवाल है ना। यस सर, तो अभी उसको करेंगे ना, ठीक है, अभी उसको हम लोग करेंगे। क्लियर है। यस सर। और किसी बच्ची को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है, करें इसको, इस प्रश्न को करें आप लोग। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे भी हम सेम नियम लगाएंगे। क्या कहेंगे कि 3√2 जो है, 3√2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि सेम नियम, माना कि 3√2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए, ठीक है। और जब मान लिए तो 3√2 को भी हम किस में लिख सकते हैं, a बट्टा b में लिख सकते हैं। और यहाँ पे a बट्टा b क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब वही सहभाज्य संख्या, यानी कि b = नॉट 0 होगा, ठीक है। बात समझ में आया, हो गया। अगर मैं यहां से आपसे एक सवाल पूछूं कि √2 बराबर कितना होगा, सभी बच्चे बता दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √2 बराबर कितना आएगा, √2 बराबर कितना आएगा, सभी बच्चे बता देंगे। a/3b। सभी बच्चे बताएंगे, एक बच्चे का नहीं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर a/3b। अच्छा, एक क्वेश्चन में पहले यहाँ देता हूं, मैं लिख रहा हूँ 5x बराबर 5/3। यहाँ पे x बराबर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। तो पहले इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। 5x बराबर 5/3 है, तो x बराबर क्या होगा, सर 5/3 into 5 5/3 multiply 5। तो इसको हम x बराबर निकालेंगे तो 5/3 में ये 5 नीचे आके गुणा होगा ना जी, गुणा होगा ना। तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा ना x बराबर। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। ये जो ये 3 है, इधर आके गुणा होगा, b में आके गुणा होगा तो 3b हो जाएगा।
तो √2 बराबर a बट्टा 3b आया कि नहीं आया सभी बच्चों को? यस सर। और जब आप जानते हैं, Yes, sir. हमेशा याद रखिएगा कि a बट्टा b क्या है? पूर्णांक है। a बट्टा b क्या है? पूर्णांक है। हमने यही कल्पना किया है ना कि a बट्टा b क्या है? पूर्णांक है। तो एक बात बताइए, अगर हम a बट्टा b को पूर्णांक रखेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हमेशा परिमेय संख्या आएगा कि नहीं आएगा? आप ऐसे समझिए, मैं a की जगह पे अगर 3 कर दूं, b की जगह पे 4 कर दूं, a की जगह पे -2 कर दूं, b की जगह पे मैं 3 कर दूं, ये हमेशा परिमेय संख्या आएगा कि नहीं आएगा? यानी जो ये a बट्टा 3b है ये हमेशा परिमेय संख्या है कि नहीं है ना? यस सर। यस a बट्टा 3b हमेशा परिमेय संख्या है, लेकिन √2 तो आप लोग पहले से साबित कर चुके हैं कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो हमने माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। समझाया था, एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा ही समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या आ गया, 3√2 को हम किस में लिख सकते हैं? a बट्टा b में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हमने इसे परिमेय संख्या माना है तो लिख सकते हैं। और यहां से जब √2 निकालेंगे तो कितना आएगा? अभी अभी आपने निकाल के बताया था। √2 कितना हो जाएगा? a बट्टा 3b होगा, होगा। यस सर। सॉल्व कीजिए। अगर मैं लिखूं 5x बराबर 3 बट्टा 7, तो यहां से x बराबर कितना आएगा? 3/7 into 5। 7/5। यही वाला काम यहाँ पे भी किए हैं हम लोग। √2 बराबर लिखना था तो a बट्टा 3b कर दिया, 3 से गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a बट्टा 3b जो है एक क्या है? परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या क्यों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्योंकि a और b हमेशा क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। a और b क्या है? हमेशा एक पूर्णांक है। पूर्णांक में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि a बट्टा b अगर पूर्णांक है यानी कि ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में अगर 3 है, अगर परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो वो परिमेय संख्या ही आता है। यानी कि a बट्टा 3b क्या है? हमेशा एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हमेशा एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, आप पढ़ चुके हो। तो अब लास्ट में आप क्या लिखोगे कि ये विरोधाभास, यानी ये उल्टा क्यों हो रहा है? एक परिमेय संख्या आ रहा है और एक जो है क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या आ रहा है, और इसके बीच में इक्वल का साइन आ गया। यानी कि हमने जो कल्पना किया क्या है? गलत है। तो लास्ट में आप यहाँ पे लिख दोगे एक लाइन क्या, कि a बट्टा 3b एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आप साबित कर चुके हो पहले ही, ठीक है। तो ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। इसलिए 3√2 एक परिमेय संख्या क्या है? गलत कल्पना था, यानी कि 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये पूरा चीज आपको एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा, इतना, तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये पूरी चीज लिख के दिखानी पड़ेगी। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? देखिए, समझ में आ गया तो कुछ नहीं बोलना है, अगर समझ में नहीं आया तो बोलना है। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में 3-3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का नहीं, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो इसको समझना है अच्छे तरीके से। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे कॉपी पे करके दिखाएंगे? Yes, sir. यस। रिवीजन क्लास से तुम्हें एक होमवर्क के लिए दे देता हूं, उसे आपको करके लेके आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, 3√2 दिखाना है, दर्शाइए कि ये अपरिमेय है। यानी जैसे साबित किया था मैंने, इसे आपको साबित करना है, क्वेश्चन नंबर 1। और एक क्वेश्चन आपको करना है कि √7 को दर्शाना है कि ये अपरिमेय है। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और सभी बच्चे इसे सॉल्व करके अपने अपने ग्रुप में जरूर भेजेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क है, इसे कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो,
तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट है इस चैप्टर से तो पूछ लीजिए। ये चैप्टर आपका पूर्णतः जो है समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसके बाकी क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में कर लिए थे, पोल वाले क्वेश्चंस हो चुके थे। तो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, देखता हूं कि भूले तो नहीं है ना आप लोग। परिमेय संख्या पहचानना है। ठीक है, बताइए इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है? इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है? इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है? देखिए कुछ बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, कुछ बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। देखिए इसमें से परिमेय संख्या का निकालिएगा तो √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का मान कितना होता है? 2 गुने 2 यानी कि 2 होता है। और एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ये आंसर हो गया। अब ये √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं, हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, और 11 क्या है? एक परिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय। तो ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। ऐसे ही √11 + 3 कितना हो जाएगा? √14। और मैंने कहा था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये तीनों अपरिमेय है और ऊपर वाला केवल क्या है? परिमेय है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा। अपरिमेय संख्या को पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अपरिमेय संख्या को पहचानना है। कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या को पहचानना है। अपरिमेय संख्या को पहचानना है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मान आएगा? 12 4 16। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि ये परिमेय होगा। ये आंसर तो नहीं होगा। 11 5 कितना होता है? 16। और 16 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4, यानी कि ये भी परिमेय होगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 3 तो 3 है ही। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √9 को क्या लिख सकते हैं? 3। 3 + 3 = 6, यानी कि ये भी परिमेय होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि √6 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। ये चीजें सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में लिखवा रखा है। अनु आपको समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? कर लेंगे ना सभी बच्चे? यस सर। तो कोई भी डाउट हो आज के क्लास से तो आप लोग पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी कहना है, पूछ लीजिए।